हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस सिटी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि ग्रेविटेशन का फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो आज हम लोग इसके सेकंड पार्ट में कुछ काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स की कुछ जो चीज़ें हैं वो आपकी बुक में नहीं लिखी गई है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ें पता चले, ताकि अगर आप 10th के बाद साइंस लेने का इरादा रखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें काम है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मैं आपको बता दूंगा, तो उसको आप लोग एक साइड में नोट करके रख लीजिए, ठीक है। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट ग्रेविटेशन का हम लोग पार्ट स्टार्ट कर दिए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था कि कैप्लर्स के 3 लॉ क्या कहते हैं, ठीक है। जो थर्ड लॉ था वो भी हम लोग ने अच्छे से देख लिए थे, विच इज़ t² इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ओके। फिर हमने, है ना, कुछ ऐसी कुछ इक्वेशन था उसका, ठीक है। t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, तो t² विच इज़ इक्वल्स टू kr क्यूब। और फिर यहाँ से हमने k का वैल्यू निकाल के क्या मिल गया था, t² अपॉन r क्यूब। ये हम लोग को लास्ट वाले लेक्चर में हमने थर्ड लॉ की इक्वेशन ये सारी देख ली थी। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, मोशंस क्या होते हैं, ठीक है। मोशंस के टाइप क्या होता है, ठीक है। तो मोशंस के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के रखा हूँ लीनियर मोशन, ठीक है। लीनियर मोशन, फिर सर्कुलर मोशन, फिर ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। बेसिकली आपको ये 3 मोशन अभी बता देता हूँ मैं। तो लीनियर मोशन मतलब क्या, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। मतलब कोई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं, एकदम स्ट्रेट जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मोशन, ठीक है। मतलब अ मोशन अलोंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर मोशन, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा दिया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये कोई ब्लॉक है, इस पे अगर फोर्स लगाओगे तो ये ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट है एकदम स्ट्रेट होगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीनियर मोशन। अब हम लोग बात करते हैं भाई सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, सर्कुलर मोशन मतलब कोई बॉडी है जो सर्कल के सर्कमफरेंस पे घूम रही है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। अ मोशन अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो बॉडी है ए पॉइंट से घूम के वापस ए पॉइंट पे आ रही है, फिर वापस घूम रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। मगर इसमें भी कुछ चीज़ें आपको समझना है, जैसे कि आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि भाई सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसके लिए एक फोर्स का होना बच्चों बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर ये बॉडी ऐसा जा रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसा जा रही है, ऐसा जा रही है, ठीक है, बट इसको सेंटर की तरफ एक फोर्स हमेशा खींचता रहेगा, ठीक है। सेंटर की तरफ इसको एक फोर्स खींचता रहेगा। एक्चुअल में ये बॉडी तो जाना ऐसा चाहती है, बट थोड़ा सा ये क्या हो जा रही है, ये डायरेक्शन में बेंट हो जा रही है, ठीक है, टिल्ट हो जा रहा है। फिर यहाँ पे देखोगे तो ये बॉडी ऐसा जाना चाह रही है, बट और थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। यहाँ देखोगे तो ये बॉडी ऐसा जाना चाहेगी, बट ये फिर अंदर की तरफ इसको कोई ना कोई फोर्स क्या करेगा, खींचेगा। अब वो फोर्स होता क्या है, तो वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ क्या करता है, खींच के रखता है, ठीक है। मतलब फोर्स एग्जर्ट करता रहता है, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बाहर एक और फोर्स होती है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ खींचती है, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस इक्वल होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv² अपॉन r, वेयर m इज मास, v इज वेलोसिटी एंड r इज रेडियस, ठीक है। ये हो गया। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, इट इज़ अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ कोई फोर्स खींच रही हो तो उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारे ऑसिलेटरी मोशन के बारे में, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा मतलब डिटेल में जा रहे हैं हम लोग, बट थोड़ा सा मेरे वे ऑफ टीचिंग ऐसे ही है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, थोड़ा आप लोग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज दे सकूँ, ठीक है। तो चलो ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या, जैसे ये एक पेंडुलम, इसको अज्यूम कर लो, और इस पेंडुलम पे मान लो एक फोर्स लगा दिए, तो ये पेंडुलम ऐसा जाएगा, ठीक है, ऐसा घूमेगा, फिर वापस इस पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। ऐसा गया, ठीक है, वापस ये पॉइंट पे आके क्या हो गया बच्चों, रुक गया। मतलब ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है।
जो पोजीशन पे था वापस वही पोजीशन पे आ गया, दैट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन। और इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन मतलब एक और, जैसे इस ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन मतलब वही कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और इसमें एक और चीज़ आपको समझना है कि ऑसिलेटरी मोशन में ऑब्जेक्ट कैसा करता है मोशन, टू एंड फ्रो मोशन करता है। कैसा करता है? टू एंड फ्रो मोशन, ठीक, आगे पीछे मोशन करते रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखो, अब हम लोग समझने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपको समझाने की कोशिश किया था कि दुनिया में हर एक चीज़ के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। मतलब दो बॉडीज़ के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब न्यूटन जी क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टू ईच अदर बाय सम डेफिनाइट फोर्स, ठीक है। न्यूटन की ये थ्योरी के हिसाब से दुनिया में हर दो बॉडीज़ किसी ना किसी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी, ठीक, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी बाय सम डेफिनाइट फोर्स, ओके। ये चीज़ हो गई। एंड दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। दो अलग अलग मास है, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे दो अलग अलग मास है m1 m2। ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और इन दोनों का कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा जो कि स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पे हमको कुछ इक्वेशंस बनाने का है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने पहले क्या पढ़ा कि भाई जो फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस के ऊपर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही वाली चीज़। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, बट फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, ठीक है। उनके बीच के जो डिस्टेंस के ऊपर फोर्स कैसी होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब डिस्टेंस दूर करोगे तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस नज़दीक करोगे तो फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है ना। यही कहता है ना ये साइन, ये फोर्स अगर बढ़ाओगे तो डिस्टेंस घटेगा, ठीक है, या तो डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगी, घटेगी। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब दोनों भी इक्वेशन फोर्स का है तो फ्रॉम 1 and 2 हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो पहले तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 इंटू डी स्क्वायर। अब इसको ऐसा लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन हम लोग को कभी भी बच्चों याद रखना, इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं चाहिए होती है। ये तो हमें बताता है कि चीज़ें क्या हो रही है, ठीक है, ये क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, बट हमको इक्वेशन के फॉर्म में चाहिए होती है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाओगे तो क्या करना है आपको, इसको हटाने के लिए पहले तो इक्वल लगा दो, फिर एक कांस्टेंट लगा दो। यहाँ पे g क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बटे डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर। ये आपको मिल गया, ठीक है। ये ही वो इक्वेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो g है उसका वैल्यू कितना है ये आपको हमेशा याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू कैसे आया, तो सिंपल है, क्या करना है, ये आपका काम है, आप इसका क्या बोलते हैं ठीक है, ये चीज़ मैं चलो बाद में आपको बाद में डिस्कस करता हूँ, ये कैसे आया, ये वैल्यू अलग तरीके से आया है, ठीक है। वो फार्मूला जब मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा तो इसको बताऊँगा कैसे आया, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे ये आपको शायद समझ में आ गया होगा, पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। कुछ फोर्सेस जो होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है, मतलब अट्रैक्ट भी करेगी और रिपल भी करेगी, मतलब दूर भी फेंकेगी, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ ये
इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। जब आप हायर स्टैंडर्ड में पहुंच जाओगे तो एक कंसेप्ट आएगा सेंट्रल फोर्सेस का, पूरा उसमें सेंट्रल फोर्सेस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई मास है, ये कोई दूसरा मास है, ठीक है। m1 ले लो, m2 ले लो, ठीक है। तो ये m1 चाहे तो इसको ऐसा भी खींच सकता है, ये m2 इसको ऐसा भी खींच सकता है ना, ऐसा भी खींचेगा, ऐसा भी खींच सकता है, बट होता ऐसा नहीं है। फोर्स कहाँ से एग्जर्ट करते हैं? सेंटर टू सेंटर, ठीक है। सेंटर टू सेंटर फोर्स अट्रैक्ट करते हैं दोनों को। मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर टू सेंटर होता है, डेट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, ठीक है। मतलब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। जैसे आप लोग को पता होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? बहुत ही वीक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो इक्वेशन निकाली थी, उसका ज़रा यूनिट कैसे निकालते वो देखें, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे हमने को ये इक्वेशन मिली थी, ठीक है। अच्छा, डी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, लिख सकते हो तुम लोग भी, ठीक है। अब देखो कैसे जी का एक यूनिट निकालना है। तो जी को आप एज इट इज़ यहीं रहने दो, ठीक है। अच्छा, ये डी इधर है, डिवाइड में है, तो यहाँ पे लेके चले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब f इंटू डी स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नीचे लेके आ जाओ तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अच्छे से लिख दो ज़रा, तो f इंटू डी स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अच्छा, f क्या है? फोर्स है। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। अच्छा, डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, बट 2 बार डी है तो मीटर का स्क्वायर ले लो, ठीक है। अपॉन मास क्या है? केजी, और मतलब एक मास m1 का जो मास है वो kg, और ये भी m2 का मास वो क्या है? kg, मतलब kg इंटू kg, तो ये हो जाएगा kg स्क्वायर। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, kg इंटू kg 2 kg लिख देते, ठीक है। वो प्लस के केस में होता है, ये मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है। ऐसा कैसे आया सर, हमें समझाओ। तो थोड़ा सा आप बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। आप लोग ने 8th स्टैंडर्ड में कुछ पढ़ा होगा इंडाइसिस के रूल, जैसे a रेस टू m इंटू a रेस टू n विच इज इक्वल्स टू a रेस टू m प्लस n, ठीक है। सर ये a क्या है? ये इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। a की जगह कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। और m क्या है? ये आपका पावर होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, पावर बोलो या इंडेक्स बोलो, ठीक है। तो जब बेस बच्चों मल्टीप्लिकेशन के केस में सेम होता है तो उसको हम लोग क्या कर, उसकी पावर को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। बेस को कॉमन लेके लिख देने का और पावर क्या कर देने का? ऐड कर देने का, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी कि मास का ये क्या है? यूनिट kg है। अच्छा, कुछ नहीं है तो ऊपर क्या 1 है, यहाँ पे भी क्या है? kg, ये भी 1 है, कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? बेस एक बार लिख लो और ये स्क्वायर एज इट इज ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? kg स्क्वायर। अच्छा, अब जब ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, या kg स्क्वायर बोल दो, ठीक है, या पर kg स्क्वायर बोल दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ बच्चों, मैं उसके ऊपर एक पर्सनल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और पढ़ाई करते रहिए।